और फिर नीचे आते हैं हमारे गुलशन शाह। गुलशन शाह भी भाई खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं अपनी, और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन दे देते, क्या पता उनको ऊपर खिला दे। अगर हमारे मान लीजिए विकेट्स नहीं जाते, थोड़े धूम धड़ाके मचाने हैं, तो गुलशन को ऊपर खिला दो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, नामीबिया टूर के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। आज हम बात करेंगे उसी स्क्वाड को लेके और क्या कंडीशंस नामीबिया में चल रही है। तो नामीबिया में भी एक सीरीज़ चल रही है अभी, यूएसए, पीएनजी और नामीबिया के बीच। तो नामीबिया की पिच की कंडीशंस की भी बात की जाएगी और वेदर कैसा रहेगा, वेदर की कंडीशंस क्या रहेंगी, तो उसी सब में आज हम बात करने वाले हैं। और स्क्वाड के ऊपर भी एक अपना रिव्यू देंगे कि स्क्वाड जो सेलेक्ट हुआ है तो वो कैसा रहा है। वीडियो की लास्ट में अपनी मैं मेरी तरफ से प्लेइंग 11 भी बताऊंगा आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा नामीबिया के में चल रही जो एक सीरीज़ है जो यूएसए और पीएनजी के बीच में, और पीएनजी यूएसए और नामीबिया के बीच में खेली जा रही है वांडरर्स स्टेडियम में। तो अभी तक 2 मैच हुए हैं। एक नामीबिया जीता है पीएनजी से और दूसरा नामीबिया हारा है यूएसए से। तो ये जो दोनों मैचेस हुए, तो इससे काफ़ी हद तक हमें आइडिया हो गया कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, वहाँ की कंडीशनिंग क्या है, और किस टाइप का हमारा टीम का प्रोपोर्शन और बैलेंस रहना चाहिए टीम के अंदर, जिससे कि हमको वहाँ पर खेलने में आसानी हो और हम आसानी से वहाँ परफॉर्म कर पाएँ। तो अब बात की जाए ग्रुप की, जो पॉइंट्स टेबल है काफ़ी एक्साइटिंग हो चुका है। अब जैसा कि मुझे लग रहा है कि टॉप 2 टीम तो लगभग तय है, जिसमें से ओमान और स्कॉटलैंड मेरे को लग रहे हैं कि अब फिक्स हो चुके हैं। अब जो थर्ड प्लेस के लिए हैं, जो सीधा क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2023 के लिए, जो तीसरी टीम के लिए जद्दोजहद वो 4 टीम कर रही हैं, उसमें से यूएसए, यूएई और नामीबिया और नेपाल। अब इन चारों टीमों को कॉम्पीट करना है एक आपस में तीसरे स्पॉट के लिए, टॉप 3 में जाने के लिए। तो उससे हम डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएंगे क्वालिफायर खेलने के लिए। तो वो जो तीसरा स्पॉट है अब ओपन है, कोई भी टीम वहाँ पर जा सकती है। अगर नेपाल अपने सारे मैच जीतती है तो वो ओमान को भी के ऊपर आ सकती है। तो ऐसा अगर हो तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल है। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सबको। बस हम यही चाहते हैं कि नेपाल जितना ऊपर हो सके तीसरे या चौथे, अगर तीसरे में नहीं भी आ सके तो कम से कम अपना ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए हम चौथे पोजीशन पे तो आ ही जाएं जैसे भी करके। अभी वर्ल्ड कप खेलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपना ओडीआई स्टेटस बचाना है। इन सभी बातों पे बात करते हुए मैं बोलूँगा कि पॉइंट्स टेबल का अभी हमको कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि हमको एक सीरीज़ एक टाइम पे लेनी है। एक सीरीज़ एक एक गेम को एक टाइम पे लेके जाना है, और उसको कैसे टैक्टिकली ही जीत सकते हैं हम नामीबिया से। इतना मुश्किल नहीं है। नामीबिया भी अभी यूएसए से कल के मैच में हार गई है, तो उससे वो अपने होम ग्राउंड में उससे 250 रन नहीं चेज़ हो रहे। तो आप समझ सकते हैं कि बैटिंग में कमज़ोरी है, सबकी बैटिंग में कमज़ोरी है। तो एक नामीबिया ही अकेला या स्कॉटलैंड या यूएसए ही सारे अच्छी बैटिंग वाले नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है। 200 से ऊपर का टारगेट हमेशा ट्रिकी टारगेट रहता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी जो एसोसिएट के जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के जो मैचेस हैं, इसमें 200 प्लस का टारगेट मतलब कि डिफेंडेबल टारगेट है, काफ़ी सेफ टारगेट भी बोलूँगा मैं, मतलब 70% सेफ टारगेट है वो आपका। 200, 220, 240, 250 के ऊपर तो आप समझ जाइए कि आप मैच जीत गए 90%। तो अभी तक तो वही देख रहा है, लग रहा है देखने को। बट नामीबिया की मैं हम कंडीशंस की बात की जाए तो हम नामीबिया के पिच की कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि 2 मैच अभी तक हम वहाँ पर खेले गए हैं, तो 2 मैच को मैंने क्लोजली पूरा मैच मैंने बैठ के देखा है। तो पिच का बिहेव मेरे को उतना बुरा या उतना डरावना नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगा, या उतना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि वहाँ का पिच मतलब कि बैट में बॉल बड़ी अच्छी से आ रही, मतलब कि स्कोर आराम से कर सकते हैं। पिच बहुत बढ़िया है बैटिंग के लिए, और बॉल सही से बैट पे आ रहा है, सही टाइम हो रहा है, और बाउंस सही मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे जो प्लेयर्स जो T20 और उसके शौकीन हैं खेलने के, जो आदी हो चुके हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी पिच रहने वाली है ये। बॉल कनेक्शन आपका सही रहेगा, बट थोड़ी दिक्कत आएगी थोड़ा बाउंस को जज करने में। बाउंस और शॉर्ट बॉल से काफ़ी बचने की ज़रूरत है यहाँ पर प्लेयर्स को, बैट्समैन को खासकर। आप बाउंस को अगर सही जज करके आप अपने शॉट्स खेलेंगे तो आप इस पिच में स्कोर कर सकते हैं। यूएसए की मैंने बैटिंग देखी थी, तो काफ़ी संभल के उन्होंने कोई रिस्की शॉट ना लेके, और हर प्लेयर ने अपना योगदान दिया था। तो इसमें ये भी एक पॉइंट आ जाता है कि हमारी बैटिंग के अंदर डेप्थ भी होना ज़रूरी है। हमको सबसे से ज़्यादा बैट्समैन चाहिए टीम के अंदर जो बैटिंग कर सकें। बॉलिंग के हिसाब से ये पिच आपको फेवर दोनों को 50-50 कर रही है, मतलब स्पिनर्स को भी 50-50 चांस है और फास्ट बॉलर्स को भी 50-50 चांस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फास्ट बॉलर से विकेट ले रहे हैं और रन नहीं दे पा रहे, उनको खेलना मुश्किल है। उतना टर्निंग ट्रैक भी है, बॉल टर्न भी हो रहा है,
तो स्पिनर्स को भी खेलना उतना ही मुश्किल है। अगर आप स्लो बॉल करेंगे इस पिच पे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट देंगे तो उतनी ज़्यादा बॉल टर्न भी हो रही है। तो स्पिनर्स का भी चांस काफ़ी हाई है, सक्सेस रेट काफ़ी हाई है इस पिच के ऊपर। पिछले मैच में स्पिनर्स ने 5 विकेट और फास्ट बॉलर्स ने भी 5-5 विकेट लिए। तो बिल्कुल ही चांस ऐसा नहीं है कि अलग-अलग मतलब कि एक किसी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा हो स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के मुकाबले, जो कि हमको टीयू में देखने को मिला, जहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला थोड़ा ज़्यादा रहा फास्ट बॉलर्स के कंपेयर में की जाए तो। वैसी पिच मेरे को नहीं दिखी वो। स्कोरिंग आपकी टॉस पे भी काफ़ी निर्भर करेगा मैच। अगर हम टॉस जीत के एक बड़ा टारगेट अगर आप डाल देते हैं, तो वही कल नामीबिया के साथ हुआ। यूएसए ने एक अच्छा स्कोरबोर्ड पे खड़ा कर दिया। बाद में प्रेशर में आके उनको सिंपल सी अपनी बॉलिंग पर भी उनको विकेट्स मिलते गए रेगुलर इंटरवल पे। कोई पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो पाई और अपने ही होम ग्राउंड पे वो चेज़ नहीं कर पाए वो टारगेट भी। तो ये और 70 रन के गैप से लगभग कम से कम इतने गैप से वो हारी है, इतने रन के डिफरेंस से। तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी स्कोरबोर्ड का प्रेशर भी मायने रखता है अगर आपने अच्छे रन पहले डाल दिए हों तो। चेज़ करना मुश्किल ही है और अगर आपके पास बड़ा स्कोर ना हो तो ईज़ी है। 200 से नीचे वाला टारगेट ईज़िली चेज़ेबल लगता है, बट 200 से ऊपर जाते हैं एक स्कोरबोर्ड का प्रेशर आ जाता है। तो खैर, विकेट की मैंने बात की, आपको बताया कि बाउंस सबसे ट्रिकी एक बॉलर के पास हथियार रहेगा। फास्ट बॉलर के पास अपने बाउंस का अच्छी तरह प्रयोग करेंगे। सोमपाल कामी हो चाहे गुलशन शाह हो, गुलशन शाह अच्छा बाउंस फेंकते हैं, हमने देखा था। तो उनको ये विकेट काफ़ी सूट भी करेगी। उनके पास थोड़ा पेस भी है। पेस के साथ अगर बाउंस डालेंगे गुलशन शाह और लाइन लेंथ पकड़ के डालेंगे तो काफ़ी घातक बॉलर बन सकते हैं वहाँ पर। तो गाइस, जो हमारी जो स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ है, तो कुछ लोगों को काफ़ी नाराज़गी होगी उसमें देव खनाल का नाम क्यों नहीं। तो मेरे को भी वो लगा कि देव खनाल ने अभी पीएम कप में रिसेंटली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी उनको बाहर रखा गया। तो शायद ये उनकी कोई परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, ना उनकी फॉर्म की वजह से, ये कुछ और ही रीज़न है जो आप समझ गए होंगे। अभी संदीप का जो केस का जो रीज़न है, शायद उस एंगल से उनको इस टीम से भी बाहर रखा गया है। तो अब अगर ये है तो फिर काफ़ी अनलकी बोलूँगा मैं देव खन्नाल को कि वो टीम के साथ नहीं जा रहे हैं। तो ज्ञानेंद्र महल की फॉर्म को देखते हुए देव खन्नाल की ज़रूरत यहाँ पर हमको कम खलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं आशा भी करता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होने का भी ज़रूरी है। अगर आप ओवरसीज़, अगर हम स्कॉटलैंड की सीरीज़ की बात की जाए तो उसके हमारी बैटिंग लाइनअप में कोई एक एक्सपीरियंस प्लेयर ना होने की वजह से हमको हार का मुख देखना पड़ा था। तो इस सीरीज़ में मैं चाहता हूँ कि एक टीम के अंदर एक्सपीरियंस प्लेयर्स का भी होना ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी अभी लेटेस्ट जो मनोज प्रभाकर जो हमारे कोच हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि जिस टीम में सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर रहेंगे वही टीम टूर्नामेंट जीत रही है। अभी के टाइम में भी कोई सी भी टीम देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो ऑलराउंडर अपने खिलाड़ी है, जिस टीम में ऑलराउंडर हैं, वो टीम ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो उसको दिमाग में रखते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स खड़े करना चाह रहे हैं कि जो समय आने पर दोनों चीज़ों से, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से, टीम को मदद दे सके। तो आपकी एक स्पॉट खाली एक्स्ट्रा आपको लोड प्लेयर्स के ऊपर नहीं आता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा कि जो प्लेइंग 11 है वो हम क्या रखेंगे नामीबिया के टूर पे। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मेरे को एक जगह स्क्वाड में दिक्कत कहाँ लगी, हमको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन और एक ले जाना चाहिए था, जो कि हमारे पास ऑप्शन अभी नहीं है। फुल फ्लेज्ड एक प्रॉपर बैट्समैन की अभी टीम को शायद कमी खल सकती है। अगर कोई मेजर इंजरी हो गई तो उसके बैकअप में हमारे कौन से प्लेयर हैं, उसको एक मुझे थोड़ी उसमें वो लगी है, कमी लगी है स्क्वाड के अंदर। एक और बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता तो ज़्यादा बेहतर होता। शायद हम इसमें भीम सार्के को मौका दे सकते थे, जो कि अभी रिसेंटली टीम के साथ भी थे यूएई वाले टूर पे, तो उनको एक मौका यहाँ पर मिल सकता था एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर। बट एक बैट्समैन अभी है नहीं, तो फ़िलहाल फिर भी अगर कोई मेजर इंजरी नहीं हुई तो ये काफ़ी हैं प्लेयर्स। तो फिर भी ये सिलेक्शन है मेरे को काफ़ी सही लगा। नंदन यादव की मैं बात करूँगा, काफ़ी टाइम बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम ही उनको टीम का कॉल आया है और काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। मैं तो काफ़ी टाइम से उनकी बॉलिंग को देख भी रहा हूँ। वो नमीबियन कंडीशंस में अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ सोच के ही रखा गया है उस कंडीशन में। डेक को अच्छी तरह हिट करते हैं और अपनी बॉल में थोड़ी जान लगाते हैं, तो बाउंस काफ़ी अच्छा मिलता है उनको। टीयू के ग्राउंड में भी उनको काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिलता है उनकी बॉलिंग में। तो शायद मेरे ख्याल से उस पिच के लिए उनको सूटेबल रखा गया होगा टीम के अंदर। उनसे एक आध मैच की मैं उम्मीद रखता हूँ कि स्टार्टिंग के कुछ मैचेस अगर खिलाने हो तो उनको एक मैच में कम से कम उनको ट्राई दिया जाना चाहिए। तो गाइस,
ये रही बात जो स्क्वाड की जो सिलेक्ट करा है सिलेक्टर्स ने। तो अब मैं आपको प्लेइंग 11 अपनी बताना चाहूँगा। प्लेइंग 11 में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्लेइंग 11 में हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स अपने रखने पड़ेंगे। हमारी बैटिंग के अंदर डेप्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो 2 मैचेज़ हुए उसमें देखा कि बैटिंग की ही कमज़ोरी से टीमें हारी हैं दोनों, अपनी बैटिंग कोलैप्स की वजह से। बैटिंग अगर आपकी लास्ट तक जितनी ज़्यादा आप मजबूत कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप करिए। बैटिंग को थोड़ा मजबूत कीजिए। बॉलर्स लगभग अगर अपने 100 बॉलिंग भी करा रहे हैं तो चल रहे हैं। उतनी घातक गेंदबाजी कराने या एक संदीप की कमी हमको उतनी नहीं खलेगी मेरे को जो लगता है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स आधा काम कर देंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि कुशल भी बॉलिंग करने लगे हैं, तो लेग स्पिन कुछ कुछ। तो ये भी एक नया एक बदलाव हो सकता है टीम में कि आप कुशल ऑलरेडी एक अपनी जगह बनाए हुए थे, अगर वो एक्स्ट्रा एक बॉलर का काम कर देते हैं तो ये तो बात ही क्या है। तो गाइस मैं प्लेइंग 11 पे आ जाता हूँ अपनी। तो सबसे पहले मैं अर्जुन साउथ को रखना चाहूँगा। अर्जुन साउथ और आसिफ शेख ओपनर्स रहेंगे हमारे, और जस्ट वही फिर 1 डाउन अपना ज्ञानेंद्र मल्ल, 2nd डाउन रोहित पौडेल, 3rd डाउन मैं रखूँगा यहाँ पर कुशल को। आप कुछ लोग सोचेंगे कि दीपेंद्र सिंह आयरी को क्यों नहीं रखा। गाइस मेरे को दीपेंद्र सिंह आयरी से इनिंग्स बिल्ड करने से ज़्यादा इनिंग फिनिश करने में ज़्यादा मैं विश्वास रखता हूँ उनको। उनको ऐसा प्लेयर देखता हूँ जो फिनिशर अच्छे हों, थोड़े थोड़े वो फिनिशर अच्छे भी हैं, थोड़े वो बल्ला अपना ज़ोर से घुमाते हैं, ताकत लगाते हैं। तो उस और अभी यूएई की जो सीरीज़ में जो कुशन की जो बैटिंग अभी बीच के ओवर्स में उन्होंने संभल के जो सदके करी, तो उनसे उनकी काफ़ी मैच्योरिटी भी दिख रही थी। तो वो बीच में लूज़ बॉल पे हिट भी कर रहे थे और रन्स भी आपके सिंगल डबल ले रहे थे। तो वो स्पिनर्स को ईज़िली खेलते हैं और हर टाइप के शॉट्स लगाते हैं, ड्राइव्स वगैरह। दीपेंद्र सिंह अय्यरी ज़्यादा कट वाले प्लेयर हैं कि कट ज़्यादा लगाते हैं वो, स्क्वायर कट सबसे ज़्यादा लगाते हैं, तो वो वहाँ फंसते भी हैं, उनकी कमज़ोरी भी वही है। तो स्पिनर्स के मुकाबले और उसके मायने में देखा जाए तो मेरे को कुशल भुरतेल दीपेंद्र सिंह अय्यरी से मिडिल ओवर्स में अच्छे बैट्समैन लगे, तो उनको मैं ऊपर खिलाऊंगा उनसे। और कुशल के बाद मैं आरिफ को दूंगा। आरिफ भी ऐसे बैट्समैन है जो अपना स्ट्राइक रोटेट और एक एंड को संभाल के करते हैं, और वो अच्छे फिनिशर भी नहीं है उतने। अगर आपको 5 ओवर में अगर आपको 50-60 रन मार रहे हैं तो आरिफ को आप नहीं बोलेंगे। आप या तो दीपेंद्र सिंह अय्यरी से ये उम्मीद रखते हैं या अपने करण केसी से। तो अगर हार्ड हिटिंग बैट्समैन अगर मैं टीम में बोले देखा जाए तो लास्ट ओवर्स में दीपेंद्र सिंह अय्यरी मेरे को अच्छे बैट्समैन लगते हैं कि उस सूटेबल लगते हैं उस सिचुएशन में। तो लास्ट के 10 ओवर्स भी उनको बैटिंग करने को मिल जाए, अपने नेचुरल गेम खेलने को मिल जाए, तो वो उतनी में ही अपनी हाफ सेंचुरी बना देंगे, मेरे को लगता है ऐसा। तो एक बार उनको चांस देना चाहिए नीचे भी आके, तो हमारी बैटिंग के अंदर डेप्थ भी दिख जाएगी। तो अर्जुन, आसिफ, ज्ञानेंद्र, रोहित, कुशल, आरिफ और दीपेंद्र सिंह अय्यरी, ये हमारे हो गए टोटल 7 बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन। ये 7 बैट्समैन हमको चाहिए ही चाहिए। इनमें से कोई 3 प्लेयर अगर चल गए, ज़्यादा नहीं, इसमें से अगर कोई 3 प्लेयर अपने चल गए तो हमारा स्कोर 200 प्लस ईजिली स्कोर हो सकता है। चेज़ भी कर सकते हैं हम, बना टारगेट भी दे सकते हैं। 200 हमारा कहीं नहीं गया। और इस सीरीज़ में आप देखना 200 प्लस जो टीम गई वो ईजिली अपना अगर थोड़ी बहुत सदी हुई गेंदबाजी करी तो वो ईजिली उसको डिफेंड कर सकती है अगर आपकी। और यही 7 बैट्समैन अगर हमारे कोर हमारी यही टीम रहनी वाली है इस। और फिर नीचे आते हैं हमारे गुलशन शाह। गुलशन शाह भी भाई खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं अपनी, और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन दे देते, क्या पता उनको ऊपर खिला दे। अगर हमारे मान लीजिए विकेट्स नहीं जाते, थोड़े धूम धड़ाके मचाने हैं, तो गुलशन को ऊपर खिला दो, तो वो भी सही है। अगर जल्दी विकेट्स फॉल डाउन हो गए तो गुलशन को ऊपर खिला दो, कोलैप्स होने लगे तो लेफ्ट राइट बनाने के लिए। तो गुलशन ने भाई एक अपनी बैटिंग दिखा के, मैं उनको उनकी बॉलिंग से ज़्यादा उनकी बैटिंग को देख के रख रहा हूँ टीम में। तो बैटिंग ने काफ़ी प्रभावित किया और काफ़ी कॉन्फिडेंट शॉट्स मार रहे हैं वो। ये नहीं कि आपके एज लग के उनके चौके जा रहे हैं, मिडिल होके मार रहे हैं, बैट के मिडिल से शॉट ले रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से बॉलिंग से ज़्यादा बैट्समैन ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनको बैटिंग ऑलराउंडर में ज़्यादा बोलूँगा, ना कि बॉलिंग ऑलराउंडर। तो गुलशन झा, गुलशन के बाद आ जाते हैं सोमपाल, सोमपाल के बाद करण, करण या नंदन में से एक कोई भी, वो डिपेंड करता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या बैठती है। अगर आपको चाहिए शुरू के मैचेस में ऑब्वियसली करण को मौका दूंगा, जो एक सीनियर प्लेयर है और ऑलरेडी अच्छा कर रहे टूर्नामेंट में, लीग 2 के टूर्नामेंट्स में वो काफ़ी हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में भी है नेपाल से। तो करण को मौका मैं ज़रूर दूंगा, और नीचे 2-4 छक्के क्या पता दिन हो तो लग जाए। और फिर लास्ट में आ जाते हैं हमारे ललित। दैट्स इट, हो गई टीम कंप्लीट। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेस्ट अभी जो स्क्वाड को देख के कि ये प्लेइंग 11 में अगर हम खेल जाते हैं, इसमें हमारे पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जो कि अभी रिसेंट जो सीरीज़ हुई है उसमें सारे हमने यूज़ करे हैं और अच्छी बॉलिंग करी है सबने।
तो 7 बॉलर्स भी हैं आपके, 7 बॉलर्स मतलब आप कुछ भी ना हो तो 7-7 ओवर्स भी सबसे कराई तो फिर भी 50 ओवर हो गए। तो पार्ट टाइमर्स भी हैं और मेन बॉलर्स भी हैं। तो जिसका भी अगर मान लीजिए दिन किसी बॉलर का ऊपर नीचे तो दूसरा कवर अप करने के लिए है। आपके पास 5 के अलावा 2 और ऐसे बॉलर हैं जो आपको पूरा कवर अप कर देंगे। तो 7 बॉलर्स हैं। 7 बॉलर्स कौन-कौन से हैं? तो सोमपाल, करण, ललित, गुलशन, कुशल, आरिफ और दीपेंद्र सिंह आहिरी। सबसे हमने बॉलिंग करवाई है और सबने अपने अच्छी-अच्छी बॉलिंग विकेट्स ना भी लिए हों तो अगर आपके 2-4 ओवर वो बीच के मिडिल ओवर्स निकाल भी देते हैं, थोड़ी वैरायटी भी ले आते हैं। बैट्समैन को समझने में टाइम लगता है किसी भी नए बॉलर को, तो वो भी एक आपका काम निकाल जाते हैं बीच के ओवर में। तो बॉलिंग की भी कोई कमी नहीं रहेगी और बैटिंग भी सारे ज़बरदस्त कर रहे हैं अभी। तो ये सब देखते हुए मैं चाहूँगा कि ये टीम को कंटिन्यू रख के देख के एक मैच तो ट्राई किया जाए कम से कम इस टीम को। इसमें हमारे पास 3 पेसर्स हो गए, एक मीडियम पेस बोलिए आरिफ और 3 हमारे पास स्पिनर्स हैं। तो इससे बढ़िया टीम तो हो ही नहीं सकती अभी के टाइम पे। अभी जो हमारे पास जो बेस्ट हमारे पास जो स्क्वाड है उसमें ये सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं, ट्राइड और टेस्टेड है, बैटिंग में भी परफॉर्म कर चुके हैं, बॉलिंग में भी परफॉर्म कर चुके हैं। हमको बॉलिंग में हमको ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर 220-30 तक का भी टारगेट मिलता है तो हमारी ये बैटिंग के अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि हम वो टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो उसके लिए हमको चाहिए बैटिंग के अंदर डेप्थ, और डेप्थ के लिए हमें खिलाने पड़ेंगे यही प्लेयर्स। इसके अलावा कोई प्लेयर्स अवेलेबल है भी नहीं जो टीम के। इसके अलावा आपका सागर ढकाल बचते हैं, तो उनको आप ललित की जगह कभी चांस देना चाहे तो खिला सकते, पर ज़रूरत नहीं है उसकी। ललित अच्छा कर रहे हैं और टीम के सीनियर प्लेयर भी हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको मौका मिलना ही चाहिए। तो वो एक अपना स्पिनिंग, लेफ्ट आर्म स्पिनिंग का एक खेमा उन्होंने संभाल रखा है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी जो प्लेइंग 11 है और पूरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकडोज़ चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।